तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सर विवेक प्रजापति। और जैसे कि हम लोग ना मैंने पहला जो 2-3 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, व्हाट इज इन्वेंट्री कंट्रोल, ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, और सब मैंने कवर कर चुका हूँ। और आप अगर नहीं देखें तो पहला वीडियो को जरूर देखिए। और जो मेरे कॉमर्स गुरुजी जो है, ये जो ऐप है, टर्निंग ऐप है, इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपना इंस्टॉल कीजिए, और जल्दी से जल्दी नया नया वीडियो आप देख सकते हैं। और गुरुजी कॉमर्स नाम पे जो है यूट्यूब पे, ये विवेक प्रजापति गुरुजी कॉमर्स बिना स्पेस देखे BIBEK विवेक प्रजापति आप मानेंगे सच तो यू कैन गेट दैट माय ऑल द वीडियोस। सो आज का जो टॉपिक है हम पढ़ने वाले हैं इन्वेंट्री कंट्रोल। सो इन्वेंट्री कंट्रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज कि बिना इन्वेंट्री कंट्रोल का कोई चीज़ नहीं होता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेंट्री कंट्रोल प्ले ए वेरी वाइटल रोल। तो इन्वेंट्री कंट्रोल का हम लोग पहला जो टॉपिक है क्या है, जिससे इसको कैसे डिफाइन, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट CIMA, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग UK, ये डिफाइन किया क्या है कि देयर इज ए फंक्शंस, मीन्स इन्वेंट्री कंट्रोल क्या है, इट इज ए फंक्शन वेयर देयर इज ए सफिशिएंट स्टॉक शुड बी केप्ट इन द स्टोर। मीन्स देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में और स्टोर जो है चलने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। अगर रॉ मटेरियल सफिशिएंट नहीं होगा, क्या प्रोडक्शन सही से हो पाएगा? बोलिए, आप ही बोलिए, हाँ या ना? जनरली नहीं, बिकॉज इन्वेंट्री प्ले वेरी वाइटल रोल। सो इन्वेंट्री कंट्रोल मीन्स एंश्योर दैट सफिशिएंट गुड्स शुड बी रिटेन स्टॉक to meet the requirement without carrying the unnecessary large stock। बट इन्वेंट्री इतना भी ज़्यादा नहीं रखना है जो कि आपका बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री कॉस्ट बढ़ जाए। सो दैट इज कॉल्ड इन्वेंट्री कंट्रोल। सो कैसे करेंगे भाई, कितना क्वांटिटी रखना चाहिए, कितना क्वांटिटी ऑर्डर करना चाहिए, इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल। सो देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स और मेथड, जैसे हो गया फिजिकल कंट्रोल यूजिंग द रेशियो एनालिसिस। ठीक है, रेशियो एनालिसिस मतलब हो गया इनपुट आउटपुट रेशियो और इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। फिर अदर रिलेटिव क्लासिफिकेशन मीन्स क्लासिफिकेशन द मटेरियल मीन्स एज पर द नीड, बहुत ऐसे VD एनालिसिस, ABC एनालिसिस, और बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स है। सो यू हैव टू क्लासिफाई द मटेरियल एज पर द नीड और एज पर देयर यूसेज और एज पर देयर वैल्यू, सो इट कैन बी प्रॉपरली कंट्रोल। तो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं सेटिंग द डिफरेंट लेवल्स। देयर आर डिफरेंट लेवल्स, जैसे हो गया मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, रीऑर्डरिंग लेवल, डेंजर लेवल, और दीज आर द सम ऑफ द लेवल व्हिच आर सेट इन द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हम लोग बीन कार्ड में पढ़े थे ना, वहाँ पर मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल इस रहता था कार्ड में, बीन कार्ड में, हर एक रॉ मटेरियल में। तो वो लेवल सेटिंग कैसे करेंगे हम लोग, उसको आज पढ़ेंगे। देन इन्वेंट्री कंट्रोल का अदर हो गया, ये हो गया, these are the some of the technique। so inventory control क्या हुआ, if the main objective of the inventory control is the balance between the sufficient stock and overstock। ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए ओवरस्टॉक और सफिशिएंट होना चाहिए, विच मीन बैलेंस बिटवीन द स्टॉक एंड द ओवरस्टॉक, एंड इट इज द ट्रेड ऑफ बिटवीन द स्टॉक आउट एंड ओवरस्टॉकिंग। स्टॉक आउट मतलब ऐसे नहीं कि पूरा फिनिश हो जाए, स्टॉक आउट मतलब इट इज देयर इज नो इन्वेंट्री इन द स्टोर्स, स्टॉक आउट, एंड ओवरस्टॉकिंग मतलब बहुत ज़्यादा भी मटेरियल ना रखे। सो इसको बैलेंस करना है, ट्रेड ऑफ इस चीज़ बैलेंस करना है, दैट इज कॉल्ड इन्वेंट्री कंट्रोल। ये बढ़िया सा डायग्राम जो मैंने बनाया है, आप देख पा रहे हैं, दिस इज द डायग्राम, बहुत सारे लेवल्स है इसमें, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। सो इन्वेंट्री कंट्रोल क्या है, सेटिंग अप बाय सेटिंग द डिफरेंट लेवल्स, जैसे मैंने आपको बताया था। सेकंड बाय रिलेवेंट क्लासिफिकेशन, थर्ड हो गया रेशियो एनालिसिस, फोर्थ हो गया फिजिकल कंट्रोल। सो दीज आर द 4 मेथड वेयर इन्वेंट्री कंट्रोल कैन बी पॉसिबल, और मेथड व्हिच यू कैन कंट्रोल योर इन्वेंट्री। तो पहले आ गया सेटिंग ऑफ डिफरेंट लेवल्स। तो फर्स्ट क्या हुआ, सेटिंग ऑफ डिफरेंट लेवल्स। क्या क्या लेवल्स है, तो रीऑर्डरिंग लेवल, क्या क्या लेवल, पहला हो गया
रीऑर्डरिंग लेवल। व्हेन टू ऑर्डर, रीऑर्डरिंग मतलब व्हेन टू ऑर्डर, कब ऑर्डर करना है, दैट इज कॉल्ड रीऑर्डरिंग और रीऑर्डर स्टॉक लेवल। सेकंड हो गया रीऑर्डरिंग क्वांटिटी। रीऑर्डरिंग नाम से ही पता चला, री मतलब और एक बार, ऑर्डरिंग क्वांटिटी, और इसको बोलते हैं EOQ, मीन्स इकोनॉमी ऑर्डरिंग क्वांटिटी, मीन्स हाउ मच ऑर्डर टू बी प्लेस। पहले था व्हेन, पहले होगा व्हेन, WHEN, व्हेन था, पहले क्या था व्हेन, फिर ये हो गया व्हेन, कब, देन इट इज हाउ, मीन्स हाउ मच क्वांटिटी, देन मैक्सिमम लेवल मीन्स हाउ मच स्टॉक टू बी केप्ट। थर्ड हो गया मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मीन्स हाउ मच मैक्सिमम स्टॉक लेवल शुड बी केप्ट इन द स्टोर। देन मिनिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम मीन्स एटलीस्ट, कितना कम, एटलीस्ट हाउ मच स्टॉक शुड बी केप्ट। देन एवरेज स्टॉक लेवल मीन्स जो है कि स्टॉक नॉर्मली केप्ट, मीन्स हाउ मच स्टॉक नॉर्मली केप्ट इन द इन्वेंट्री लेवल। 6 हो गया डेंजर लेवल, कीप फॉर इमरजेंसी रिक्वायरमेंट। डेंजर लेवल मतलब इतना ही मटेरियल रखिए जो इमरजेंसी में रिक्वायरमेंट हो पाए, अगर कुछ भी मटेरियल नहीं तो उसको यूज कर लो। एंड 7th हो गया बुफर स्टॉक। बुफर स्टॉक मतलब हो गया टू मिटिगेट द सडन डिमांड, माने इमरजेंसी डिमांड आ गया हटम, तब क्या होगा, दैट इज बुफर स्टॉक। ठीक है, तो ये बहुत सारे स्टॉक लेवल है, जैसे हम लोग देखें 7 तरह का जो है स्टॉक लेवल है। ठीक है, जैसे घर में ही बहुत बढ़िया एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। घर में देखे होगे मम्मी किचन में जो है आप लोग का आटा चावल दाल रहता है ना भाई, तो उसमें जैसे है कि जब खत्म होने का होता है मम्मी बोलते कि अरे आटा खत्म हो गया, पापा जी जाके आटा लेके आते हैं। सो देयर आर डिफरेंट लेवल दे आर सेटिंग, मतलब क्या 5 kg 10 kg अगर कंजम्पशन हर एक महीना में किसी घर में 3 फैमिली तो 10 kg आटा महीना में खत्म हो रहा है। तो जैसे ही 2 kg होता मम्मी जाके आटा ले आती है या पापा को बोल के आटा ले आते हैं। सो वो क्या स्टॉक लेवल मेंटेन करते हैं, मीन्स कितना क्वांटिटी मिनिमम होना चाहिए, कितना ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। 10 kg से ज़्यादा हो 50 kg ला के बोरा तो नहीं रखते, कोई ओवर स्टॉकिंग नहीं करते। तो सिमिलरली इन्वेंट्री जो है घर में भी जैसे होता है उसी तरह जो है कंपनी में भी ऑल द स्टॉक लेवल हैज टू बी मेंटेन। तो समझ में आया? पहले जस्ट देखिए यहाँ लिखे मैक्सिमम लेवल, देखिए लेवल है ना, पहले क्या हुआ मैक्सिमम लेवल, उसके बाद क्या है मैक्सिमम स्टॉक लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल, रीऑर्डरिंग लेवल, देन मिनिमम स्टॉक लेवल, और ये नीचे हो गया डेंजर लेवल। ठीक है, तो समझ में आया माय डियर फ्रेंड्स? तो हम लोग नेक्स्ट अभी देखेंगे कि लेवल सेटिंग हम लोग कैसे करेंगे। देखिए एक चार्ट मैंने बनाया आपके लिए स्टॉक जो है ये लेवल को समझने के लिए। ये बहुत ही सिंपल चार्ट है, इसको आप समझ जाएंगे तो लेवल समझने में आपको बहुत इजी होगा। देखिए ये नीचे जो है ये क्या है आपका क्वांटिटी कंज्यूम, ये जो है टाइम, दिस इज ये क्या हो गया टाइम फ्रेमवर्क, और इधर हो गया आपका यूनिट कंजम्पशन, इधर हो गया स्टॉक लेवल। ठीक है, पहले हो गया 100 यूनिट 200 यूनिट 300 यूनिट है, और इधर मंथ जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ये सब मंथ है। ठीक है, तो जो है कि कंजम्पशन पहले जो है आपको ये हो गया ये कंजम्पशन पैटर्न है, दिस इज व्हाट क्या कंजम्पशन पैटर्न, ये देख रहे हैं ये हो गया कंजम्पशन पैटर्न है ये वाला। ठीक है, तो मैक्सिमम लेवल मतलब दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम लेवल, 300 यूनिट इज द मैक्सिमम लेवल एंड दिस इज द मिनिमम लेवल, ये हो गया मिनिमम लेवल, इसको बोलते हैं मिनिमम लेवल। और इसको बोलते हैं रीऑर्डरिंग लेवल, बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम लेवल का बीच में जो है उसको बोलते हैं रीऑर्डरिंग लेवल। और ये जो है दिस इज द टाइम गैप बिटवीन प्लेसिंग ए ऑर्डर एंड रिसीविंग ऑर्डर, इसको बोलते हैं लीड टाइम। देख रहे हैं लीड टाइम, लीड टाइम मतलब हो गया आप जब ऑर्डर देते हैं, सपोज आज ऑर्डर दिए आप अमेजोन में फॉर एग्जांपल ऑर्डर दिए, आज ऑर्डर देते हैं, क्या सेम डे में डिलीवरी हो जाता है क्या? लगता है ना भाई 2 दिन 3 दिन 5 दिन 10 दिन। सो
द लीड टाइम मीन्स द डे यू आर प्लेसिंग ए ऑर्डर एंड रिसीविंग ऑर्डर, जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं लीड टाइम। ठीक है, ये हो गया बहुत सारे लेवल्स जो है, आप एग्जाम में इसको भी बना के आ सकते हैं। अच्छा, अभी पढ़ेंगे रीऑर्डरिंग लेवल। रीऑर्डरिंग लेवल क्या है? डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम लेवल एंड मिनिमम लेवल, जिसे मैंने आपको बताया। दिस द लेवल लेस बिटवीन द मिनिमम लेवल एंड मैक्सिमम लेवल बाय व्हिच बिफोर द मटेरियल ऑर्डर टू रिसीव इन द स्टोर। समझ में? तो मैक्सिमम लेवल और मिनिमम लेवल का बीच में रहता है। देखिए मैंने ये डायग्राम में बताया रीऑर्डरिंग लेवल। तो रीऑर्डरिंग लेवल मतलब क्या, मैंने आपको बता, देखिए यहाँ रीऑर्डरिंग लेवल, रीऑर्डरिंग ऑर्डर लेवल और व्हेन टू ऑर्डर, कब ऑर्डर करना है। समझ में? तो रीऑर्डरिंग फॉर्मूला क्या है इसका? रीऑर्डरिंग लेवल इक्वल टू मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। देखिए ऑलरेडी रीऑर्डरिंग लेवल मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, गुना कर दीजिएगा, तब आपको आ जाएगा रीऑर्डरिंग लेवल। रीऑर्डरिंग लेवल। नेक्स्ट हो गया मैक्सिमम कंजम्पशन। तो हम लोग समझेंगे व्हाट इज मैक्सिमम कंजम्पशन। देखिए मैक्सिमम कंजम्पशन मतलब हो गया मैक्सिमम रेट ऑफ मेटेरियल कंजम्पशन इन द प्रोडक्शन एक्टिविटी। ठीक है, और रीऑर्डरिंग पीरियड मीन्स मैक्सिमम लीड टाइम टू गेट द सप्लाई ऑर्डर। मतलब क्या, सिंपल बात है, उसको समझिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए एक जो है कंजम्पशन जो है मटेरियल ये है, ये मटेरियल है, इसका जो कंजम्पशन लेवल जो है 200 यूनिट पर डे कंजम्पशन हो सकता है, और मे भी मैक्सिमम में जा सकता है 500 यूनिट। ठीक है, और उसका जो ऑर्डरिंग पीरियड है, एक कंजम्पशन है, और जो है री ऑर्डर पीरियड। आप ऑर्डर आज दिए तो मिनिमम 5 दिन लग सकता है, एक क्वांटिटी है, और मैक्सिमम 10 दिन लगेगा। सो दिस इज मिनिमम एंड दिस इज मैक्सिमम। तो मिनिमम मतलब क्या हुआ, कितना कम दिन लगेगा, दैट इज मिनिमम स्टॉक लेवल। समझ में? ये 10 डेज लगेगा, 10 डेज। तो ये हो गया मिनिमम, ये हो गया मैक्सिमम। समझ में? और ये हो गया मिनिमम डे, 5 दिन मिनिमम लगेगा, और मैक्सिमम 10 दिन जो है आपका पहुंचने लगेगा। और अगर एवरेज बोलेंगे तो क्या होगा, दोनों का एवरेज मीन्स अगर आप कंजम्पशन का बात करेंगे, इसके बात करेंगे, एवरेज क्या होगा, 200 प्लस 500 मीन्स मिनिमम प्लस मैक्सिमम बाय 2। तो 700 बाय 2 करेंगे तो कितना होगा, 350 इतना यूनिट्स। और अगर पीरियड का बात करेंगे, कितना दिन एवरेज को पीरियड लगेगा, तो क्या होगा आपका पीरियड एवरेज कितना होगा, 5 दिन प्लस 10 दिन बाय 2, 15 बाय 2 7.5 डेज। ये हो गया एवरेज। समझ में? सो दिस इज रीऑर्डरिंग लेवल मीन्स मैक्सिमम कंजम्पशन मीन्स जो है मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। समझ में? देन ऑर्डरिंग लेवल मीन्स हाउ मच क्वांटिटी शुड बी ऑर्डर। रीऑर्डरिंग लेवल, सो इसका एक अलग फार्मूला जो है कि मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस रेट। देखिए मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन प्लस एवरेज रीऑर्डर पीरियड, जो मैंने आपको पहले जो एग्जाम्पल लेकर भी समझा। एवरेज कंजम्पशन बस मिनिमम प्लस मैक्सिमम बाय 2, कंजम्पशन का जो है कितना मिनिमम कितना मैक्सिमम बाय 2 एवरेज। पीरियड भी वैसे ही है, मिनिमम कितना दिन लगेगा, मैक्सिमम कितना दिन लगेगा बाय 2। सो हो गया एवरेज। सो मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। समझ में? हो गया रीऑर्डरिंग लेवल।
नेक्स्ट हो गया मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल मतलब क्या हुआ, दिस इज अ मिनिमम स्टॉक शुड बी केप्ट इन द स्टोर। So this is the lowest level. This is the lowest level of in material which should be maintained in the hand all time. पूरा टाइम में मतलब all over the period, पूरा एक साल का अगर है तो एक साल में भी जो है मिनिमम पीरियड कितना मिनिमम आप रख सकते हैं, दैट इज मिनिमम स्टॉक लेवल फॉर व्हिच प्रोडक्शन ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इन्वेंट्री स्टॉप नहीं होगा। मीन्स इतना कम ही मत रखिए जो कि प्रोडक्शन लॉस हो। सो इफ देर नो स्टॉप ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इन्वेंट्री, सो मिनिमम उतना आपको रखना पड़ेगा। सो मिनिमम स्टॉक लेवल क्या फॉर्मूला है भाई, रीऑर्डरिंग लेवल, रीऑर्डरिंग लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। एवरेज कंजम्पशन मैंने आपको पहले बताया मिनिमम प्लस मैक्सिमम बाय 2, और रीऑर्डर भी एवरेज वही है मिनिमम प्लस मैक्सिमम बाय 2 हो गया मैक्सिमम, दैट इज मिनिमम स्टॉक लेवल। समझ में आया। नेक्स्ट हो गया व्हाट इज मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल इज द हाईएस्ट लेवल, मीन्स कितना ज्यादा रख सकते हैं, हाईएस्ट लेवल। दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वांटिटी ऑफ मटेरियल शुड बी हेल्ड इन द स्टॉक। Beyond this level, extra amount expenditure will be or cost will be incurred. Means इससे अगर ज़्यादा रखोगे, मैक्सिमम स्टॉक लेवल इज द बेस्ट, जितना ज़्यादा क्वांटिटी रखोगे, बट इससे ज़्यादा रखोगे तो आपका इन्वेंट्री कॉस्ट बढ़ जाएगा, फंड ब्लॉकेज हो जाएगा, स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाएगा, इस सब प्रॉब्लम आएगा। सो मैक्सिमम लेवल इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वांटिटी शुड बी केप्ट इन द स्टोर। और एक बार मैं बोला हूँ, मैक्सिमम लेवल ऑफ क्वांटिटी शुड बी केप्ट इन द स्टोर, that is maximum stock level or highest stock level quantity in the should be stored in the store. So maximum quantity level का क्या फॉर्मूला है, रीऑर्डरिंग लेवल प्लस रीऑर्डरिंग क्वांटिटी। रीऑर्डरिंग लेवल देखिए यहाँ है ऑलरेडी फॉर्मूला है, रीऑर्डरिंग लेवल प्लस रीऑर्डरिंग क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। दोनों इसमें मिनिमम है, मीन्स अगर मिनिमम मतलब क्वांटिटी तो 200 से 500 होगा, कंजम्पशन तो 200 मिनिमम है, और रीऑर्डर पीरियड समझ 5 दिन से 10 दिन है तो 5 दिन होगा मिनिमम। समझ में आया। सो 200 गुना 5, सो दैट इज मिनिमम। हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम जब सॉल्व करेंगे बहुत इजीली आपको समझ में आएगा। सो मैक्सिमम स्टॉक लेवल है रीऑर्डरिंग लेवल प्लस रीऑर्डरिंग क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। समझ में। देन एवरेज स्टॉक लेवल। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल इज द क्वांटिटी ऑफ मेटल दैट नॉर्मली हेल्ड इन द स्टॉक। इट इज ऑल्सो नॉर्मल स्टॉक लेवल। मीन्स एवरेज क्वांटिटी मीन्स इट इज द मिनिमम क्वांटिटी, इट इज नॉर्मल क्वांटिटी। मीन्स एवरेज मीन्स नॉर्मल क्वांटिटी ऑफ मेटल शुड बी केप्ट इन द स्टॉक। क्या होगा, एवरेज स्टॉक लेवल इज इक्वल टू, ये दो फॉर्मूला इसमें, मिनिमम प्लस मैक्सिमम बाय 2, वो एवरेज हो गया। सिंपल बात है, मिनिमम कितना था लेवल और मैक्सिमम लेवल कितना है, डिवाइडेड बाय 2 कर दें तो एवरेज आ जाएगा। या ये जो फॉर्मूला है मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम बाय 2, और हो गया एवरेज स्टॉक लेवल मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डरिंग क्वांटिटी। देखिए ये फॉर्मूला, मिनिमम स्टॉक लेवल इज हाफ ऑफ रीऑर्डरिंग क्वांटिटी। देन डेंजर लेवल। नेक्स्ट हो गया डेंजर लेवल। इट इज अ लेवल व्हिच नॉर्मल इशू ऑफ मटेरियल ऑफ इन्वेंट्री आर स्टॉप्ड। जो नॉर्मल इशू हो रहा था वो बंद हो जाता है, एंड इमरजेंसी इशू इज ओनली मेड, दैट इज कॉल्ड डेंजर लेवल। मतलब मिनिमम लेवल से भी कम हो गया है, दैट इज डेंजर लेवल। मिनिमम लेवल से भी कम हो गया है डेंजर लेवल, इमरजेंसी इशू जहां बंद हो जाएगा। तो डेंजर लेवल का फॉर्मूला क्या है, एवरेज कंजम्पशन इनटू लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज। एक क्वेश्चन में जनरली दिया रहता है, सब दिया रहता है। दैट इज एवरेज कंजम्पशन। एवरेज कंजम्पशन मीन्स ओपनिंग सॉरी कितना मिनिमम कंजम्पशन एंड मैक्सिमम का एवरेज डिवाइड बाय 2 कर दे, मिनिमम प्लस मैक्सिमम बाय 2, दैट इज एवरेज कंजम्पशन
इनटू लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज। तो ये हो गया डेंजर लेवल। और लास्ट हो गया आपका बुफर स्टॉक, मीन्स सम क्वांटिटी ऑफ स्टॉक शुड बी केप्ट फॉर कॉन्टीजेंसी। और सडन ऑर्डर मीन्स कभी ऑर्डर होता नहीं, बट सडन एक ऑर्डर आ गया 5000 का क्वांटिटी एक दिन में चाहिए, तो उसके लिए इमरजेंसी हो, इमरजेंसी तो नहीं, ये सडन ऑर्डर बोलते हैं, सडन ऑर्डर की उसको बोलते हैं बुफर स्टॉक। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिए। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं। रीऑर्डरिंग लेवल पहले लिखिएगा, रीऑर्डरिंग लेवल मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, और रीऑर्डरिंग लेवल का मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। दो फार्मूला है, फार्मूला ए फार्मूला बी, और बाकी ये हो गया मिनिमम स्टॉक लेवल और मैक्सिमम स्टॉक लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल, डेंजर लेवल, बुफर लेवल। नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ने वाले हैं दैट इज रीऑर्डरिंग क्वांटिटी। रीऑर्डरिंग क्वांटिटी मतलब क्या होगा, नाम से ही पता चल रहा है, मतलब और एक बार रीऑर्डरिंग क्वांटिटी इज द क्वांटिटी ऑफ मेटल व्हिच परचेज रिक्वायरमेंट इज मेड, मीन्स हाउ मच यू आर ऑर्डरिंग, दैट इज रीऑर्डरिंग क्वांटिटी, मीन्स और एक बार कितना ऑर्डर करेंगे, हाउ मच। सो दिस इज द setting of the quantity to be reordered considered given maintain the minimum stock level or reordering level or minimum delivery for most important cost. So the quantity should be ordered where ordering cost or carrying cost and ordering cost to be minimum. So reordering level means this is where the ordering cost and carrying cost will be minimum. हम लोग देखेंगे व्हाट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट, व्हाट इज कैरिंग कॉस्ट। सो जहां पर ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट दोनों बैलेंस हो जाता है, दैट इज कॉल्ड रीऑर्डरिंग क्वांटिटी। सो रीऑर्डरिंग क्वांटिटी आल्सो नोन एज ईओक्यू। ईओक्यू मतलब इकोनॉमी ऑर्डरिंग क्वांटिटी। द साइज ऑफ ऑर्डर व्हेज टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट विल बी मिनिमम। समझ में? देन इट इज ऑल्सो टोटल कॉस्ट। देन टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल कैसे निकलेगा, बाइंग कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट, इसको बोलते हैं टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट मतलब बाइंग कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट, इसको मिला देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा। सो इकोनॉमी ऑर्डरिंग क्वांटिटी साइज शुड बी बोथ ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट विल बी मिनिमम। ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, तो व्हाट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट? देखिए, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज द कॉस्ट, इट इज द कॉस्ट व्हिच द एसोसिएट विद द ऑर्डर ऑफ मटेरियल। द कॉस्ट एसोसिएट विद द ऑर्डर ऑफ मटेरियल, जब ऑर्डर प्लेस करते हैं जो भी कॉस्ट इनकर्ड होते हैं उसको बोलते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। इट मे बी इंक्लूड स्टाफ पोस्टेड इन द पर्टिकुलर परचेज डिपार्टमेंट और द गुड्स, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन ट्रांसपोर्ट और इंस्पेक्शन जो है, ये सब जो भी खर्चा होता है उसको बोला ऑर्डरिंग कॉस्ट। मीन्स ऑर्डर देने के लिए जो भी पोस्टेज, टेलीग्राम और जो भी आपका स्टेशनरी कॉस्ट हो गया, इंस्पेक्शन कॉस्ट हो गया, उसको बोलते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। एंड कैरिंग कॉस्ट मतलब हो गया कॉस्ट ऑफ होल्डिंग द इन्वेंट्री इन द स्टोर। इट द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग इंक्लूडिंग द कैपिटल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट और स्टोरेज कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट। मीन्स गोदाम में आप अगर कोई भी सामान रखते हैं
जो कॉस्ट इनकर्ड होता है उसमें, उसको बोलते हैं होल्डिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। और जो ट्रांसपोर्ट आप जो कैरिंग कॉस्ट मीन्स आप ऑर्डर दिए, वहाँ से लेके आप लोग का स्टोर तक लाने में, स्टोर में रखने तक जो भी खर्चा होता है उसको बोलते हैं कैरिंग कॉस्ट। जो ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट उसको बोलते हैं इन्वेंट्री कॉस्ट। इट शुड बी बैलेंस, देखिए बैलेंस होना, मिनिमम होना चाहिए, उसको बोलते हैं EOQ। EOQ देखिए बहुत बड़ा डायग्राम मैंने आपको बताया। EOQ का फॉर्मूला दो मेथड से हम लोग बना सकते हैं, एक हो गया फॉर्मूला मेथड और एक टेबुलर मेथड और एक डायग्राम मेथड। सो तीन मेथड हैं आप उसको समझने के लिए। सो इकोनॉमी ऑर्डरिंग क्वांटिटी आप बता दिए, इसका फॉर्मूला है 2AO, जैसे यहाँ फॉर्मूला है 2A हो गया एनुअल कंजम्पशन इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर बाय स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट। ये फॉर्मूला आप देख रहे हैं, देख पा रहे हैं, 2 इंटू एनुअल कंजम्पशन इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय स्टोरेज कॉस्ट और कॉस्ट पर यूनिट का रूट ओवर है, दैट इज EOQ। ओ का ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑफ सिंगल ऑर्डर, C इज इक्वल और होल्डिंग कॉस्ट ऑफ पर यूनिट। पर यूनिट में कितना कैरिंग कॉस्ट लग रहा है, होल्डिंग कॉस्ट लग रहा है, दैट इज कॉल्ड C। ठीक है, इसको EOQ बोलते हैं। अगर ये डायग्राम में देख रहे हैं, आप देख पा रहे हैं डायग्राम, ऑर्डरिंग कॉस्ट अगर नंबर ऑफ ऑर्डर ए नीचे हो गया और नंबर ऑफ ऑर्डर ये हो गया नंबर ऑफ ऑर्डर, ये हो गया कॉस्ट, ये हो गया कॉस्ट, ये ऑर्डर। आप जो है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट, जब ऑर्डर बढ़ते जाएगा तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होते जाएगा। नंबर ऑफ ऑर्डर अगर बढ़ते जाएगा तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होते जाएगा। ऑर्डर बढ़ेगा तो कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या कम होगा। बट कैरिंग कॉस्ट, ये हो गया कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट बढ़ते जाएगा। ऑर्डर बढ़ेगा तो कैरिंग कॉस्ट भी बढ़ते जाएगा। जैसे ऑर्डर बढ़ेगा कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगा, ऑर्डर बढ़ेगा कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगा। जब ऑर्डर बढ़ते जाएगा तो कैरिंग कॉस्ट बढ़ते जाएगा। बट ऑर्डरिंग कॉस्ट बोलता है ऑर्डर जब बढ़ते रहता है कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होते जाएगा। ऑर्डर बढ़ेगा फिर कम होगा। तो ये हो गया नीचे लाइन, ये हो गया ऊपर साइड, और इसको बोलते हैं टोटल कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग। सो दिस इज व्हाट कॉल्ड EOQ। ये पॉइंट को क्या बोलते हैं, EOQ। दो ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट विल बी मिनिमम। समझ में आया? ये सिंपल सा डायग्राम आपको बनाने का समझाया हूँ मैं। देखिए सेम चीज़ है यहाँ, इकोनॉमी ऑर्डरिंग क्वांटिटी। जैसे बहुत जगह में डिमांड लिखा है, देखिए डी को डिमांड, इसको एनुअल कंजम्पशन भी बोलते हैं, इसको C भी बोलते हैं। C भी एनुअल कंजम्पशन और एनुअल डिमांड और D बोलते हैं। और C यहाँ बोला है, इसको क्या बोलता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, होल्डिंग कॉस्ट इसको बोलते हैं I भी बोलते हैं। यहाँ C लिखा हुआ है। तो बहुत सारे बुक में अलग अलग फॉर्मूला से उन लोग लिखते हैं, बट चीज़ एक ही है। सो इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी इक्वल टू 2DOC/CH, इसको जो बोल रहे हैं 2CO/I/√, वो भी बोलते हैं। तो एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलेगा, क्वांटिटी बाय 2। सो टोटल एनुअल कंजम्पशन कितना हुआ, डिमांड मीन्स इट इज इन ए ईयर एनुअल कंजम्पशन। सो क्वांटिटी बाय 2 दैट इज कॉल्ड एवरेज इन्वेंट्री। एंड एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ऑर्डर, मतलब कितना नंबर ऑफ ऑर्डर होगा, दैट इज Q, मीन्स टोटल एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। Q इज इक्वल टू योर क्वांटिटी ऑर्डर, डिमांड बाय क्वांटिटी ऑर्डर। देन एक्सपेक्टेड टाइम बिटवीन द ऑर्डर मीन्स Q क्वांटिटी बाय टोटल एनुअल डिमांड। EOQ क्वांटिटी, ये फॉर्मूला ऑलरेडी दिए हैं। टोटल कॉस्ट इक्वल कैरिंग कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट। समझ में? ये बहुत ही इजी वे से मैं आपको समझाया हूँ, आप ले सकते हैं तो प्रिंट आउट ले सकते हैं और स्नैपशॉट। देन व्हाट इज बाइंग कॉस्ट, बाइंग कॉस्ट इज द अमाउंट पेड और पेबल फॉर सप्लाई ऑफ ऑर्डर, अमाउंट पेड और पेबल फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग परचेज प्राइस ऑफ नॉन डिडक्टेबल टैक्स, इसको माइनस कर देंगे तो हो गया बाइंग कॉस्ट। एंड देयर आर सम अदर एजम्पशन ऑल्सो EOQ में। EOQ का देयर आर सम एजम्पशन, क्या क्या एजम्पशन है भाई, जैसे हो गया ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर और कैरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर आर नोन टू देम, मीन्स ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट
आपको पता होना चाहिए, तब ईओक्यू आप निकाल सकते हैं। ये हो गया एजम्पशन। नेक्स्ट हो गया एंटिसिपेटेड यूसेज ऑफ मेटल इज नोन, मीन्स एनुअल कंजम्पशन जो है, आप कितना कंजम्पशन करेंगे पूरा साल का आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट कॉस्ट पर यूनिट ऑफ रॉ मेटेरियल शुड बी कांस्टेंट, मीन्स पर यूनिट कितना रॉ मेटेरियल होगा, मीन्स आप अगर कितना रॉ मेटेरियल होगा, मीन्स आप कंजम्पशन करते 1000 क्वांटिटी फॉर ईयर, ठीक है, तो 12 महीना में जो करेंगे तो 1200 क्वांटिटी करेंगे तो एक महीना में कितना 100 क्वांटिटी करेंगे। तो एनुअल कंजम्पशन आपका 1200 है, 12 महीने में तो एक महीने में कितना 100 क्वांटिटी, सो दैट इज पर ऑर्डर हो सकता है, मीन्स ये जो है आपका एक महीना में 1200 कर सकते हैं। तो 1200 जो है आपका पर यूनिट कितना है 1200 क्वांटिटी का, तो 12 रुपया हो सकता है, ठीक है। देन क्वांटिटी ऑफ मटेरियल ऑर्डर इन रिसीविंग में आप दिस इज द क्वांटिटी है, सॉरी यहाँ पर जो है मीन्स आपका जो है 100 क्वांटिटी तो पर टन दिस विल बी 12 रुपीज। नेक्स्ट हो गया क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिसीव्ड और इमीडिएटली लीड टाइम इज 0, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल ऑर्डर और रिसीव इमीडिएटली और लीड टाइम इज 0, लीड टाइम कितना होगा 0, जो ऑर्डर क्वांटिटी प्लेस करना और रिसीव करने में जो टाइम होगा सो 0 होगा। सो दीज आर द एजम्पशन ऑफ ईओक्यू, समझ में आया। तो जैसे ईओक्यू का एक बढ़िया सा प्रॉब्लम है, पढ़ते हैं क्या दिया है इलस्ट्रेशन में। ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यूसेस 200 ऑफ यूनिट ऑफ स्टील पाइप एवरी मंथ, मतलब 200 क्वांटिटी एवरी मंथ वो कंजम्पशन करता है। सो द पाइप हैज ए ब्रॉड फ्रॉम ए सप्लायर ऑन द रेगुलर बेसिस, देन ऑर्डर प्लेस फॉर रिसीविंग द ऑर्डर इज ₹100, मीन्स एक ऑर्डर प्लेस करने में 100 रुपया खर्चा होता है। एंड द कॉस्ट ऑफ कैरिंग इज 12 पर यूनिट, जो कैरिंग कॉस्ट हो गया 12 रुपया पर यूनिट खर्चा होता है। फाइंड आउट द ईओक्यू, ईओक्यू आपको निकालना है। देखिए ए प्रोफेशनल एग्जाम में आप सीए कॉस्टिंग सीएस करते हो या बीकॉम भी करते हो, बट जनरली प्रोफेशनल एग्जाम में जो है फॉर्मेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं एक पर्टिकुलर फॉर्मेट आपको बना के दे रहा हूँ। एग्जाम में ऐसे ही आप फॉर्मेट बना के आइएगा, कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो यही फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। पहले जैसे XYZ लिमिटेड है तो आप कंपनी का नाम लिखिएगा ऊपर में, कैलकुलेशन ऑफ ईओक्यू ऐसे लिखिएगा, और फॉर्मूला सीरियल नंबर पार्टिकुलर, फिर कैलकुलेशन एंड क्वांटिटी और अमाउंट जो होगा वही लिखिएगा। ये फॉर्मेट को भूलना नहीं है, यही फॉर्मेट पूरा यूज़ करना है। तो 4 कॉलम है, तो अब लिखेंगे ईओक्यू। ईओक्यू का फॉर्मूला क्या है 2CO/I, हम वो जानते हैं 2 एनुअल कंजम्पशन और ऑर्डरिंग कॉस्ट बाय C और I का रूट ओवर, इसका रूट ओवर है। ये हो गया इतना। तो कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। देखिए 200 क्वांटिटी जो है आपका पर मंथ होता है, तो एक महीने में 200 क्वांटिटी, तो 12 महीने में कितना होगा भाई 200 इंटू 12 कर दीजिएगा, 12 महीने में कितना होगा 2400 क्वांटिटी यूज करेंगे। तो एनुअल कंजम्पशन कितना होगा 2 इंटू 2400 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है यहाँ 100 रुपया 100 रुपीज बाय आई 12 रुपये ऑलरेडी है यहाँ पर, देखिए का रूट ओवर। सो हाउ मच दिस विल बी योर 200 यूनिट विल बी योर EOQ इज ना यूनिट। सो यहाँ आप लिखिएगा EOQ इज इक्वल टू 200 यूनिट, ऐसे बॉक्स भी बना सकते हैं। सो दिस विल बी योर प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर, समझ में आया। ये हो गया इकोनॉमी और दी क्वांटिटी। नेक्स्ट हम लोग उसमें मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल का जो है फॉर्मूला का प्रॉब्लम करेंगे, ईओक्यू के बाद आगे प्रॉब्लम करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे
ईओक्यू, जो ज़्यादा बड़ा लंबा मैं वीडियो बनाना नहीं चाहता, ऑलरेडी ये हाफ एन आवर का हो गया है। सो व्हाट आई एम डूइंग कि नेक्स्ट हम लोग क्या मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल और ईओक्यू बहुत सारे प्रॉब्लम हम लोग करेंगे, 5 से 10 प्रॉब्लम करेंगे, आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। सो नेक्स्ट वीडियो को आप जरूर देखिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए मेरा वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।